So, hello everyone, welcome to Toppers IAS. Let's continue our current affairs part under the economy section of the Hindu newspaper. There's a news today, a chaotic world, the perils of multilateralism. तो इस टॉपिक में जो आर्टिकल है इसके अंदर में क्या बताया गया है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि इस वक्त जो वर्ल्ड में सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया को इस वक्त ज़्यादा फोकस मल्टीलैटरल इंगेजमेंट से ज़्यादा बायलैटरल इंगेजमेंट्स पे देना चाहिए। बायलैटरल पैक्ट्स, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, इस पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई है, कुछ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, G7 हो गया। इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये आपके GS3 के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये GS2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स। तो ब्रिक्स कब फाउंड हुआ था? इट वॉज फाउंडेड इन 2000। ईयर 2000 में ब्रिक्स को फाउंड किया गया था। इनिशियली इसमें सिर्फ 4 मेंबर्स थे, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये 4 मेंबर्स थे। इन 2010 में इसमें एक और एडिशन हुआ, दैट इज ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड दिस ब्रिक इज हेडक्वार्टर्ड इन शांघाई। इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये कुछ बेसिक बातें थी ब्रिक्स को लेकर के। अब हम लोग ये समझते हैं कि ब्रिक्स को बेसिकली फाउंड क्यों किया गया था। तो ब्रिक्स को फाउंड किया गया था ताकि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज थी उस टाइम की, जो अभी भी हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो लोग साथ आ सके टू डोमिनेट द ग्लोबल ग्रोथ बाय 2050। ये चीज यहाँ पे भी मेंशन्ड है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव था। टू डोमिनेट द ग्लोबल ग्रोथ बाय 2050। इसके साथ साथ ये सबसे पहले तो चाइना के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था टू काउंटर यूएस। चाइना ने इसमें अपने काफी रिसोर्सेस लगाए, एनर्जी लगाई, ताकि उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जहां से यूएस को काउंटर किया जा सके। तो दिस वर्क परफेक्टली फाइन फॉर चाइना। उसके बाद अब एक्चुअली क्या है कि इसमें काफी सारे इश्यूज हैं, काफी सारे इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक्चुअली कॉमन एजेंडा तो है नहीं, भले ही सबने मिल करके इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है, लेकिन बेसिकली जो सब यहाँ पे प्रमोट करते हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। कॉमन एजेंडा पे काफी कम बातें होती हैं, इस वजह से कॉपरेशन भी कम है। आपस में कॉपरेशन के लिए इसके अंदर कई चीजें बनाई गई, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इसके अंदर में ऐसे कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए ताकि कॉपरेशन बना रहे सबके बीच में। लेकिन इसके बावजूद कई सारे इश्यूज आते हैं, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन समझते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो इस बात को लेकर के है कि इसमें 2 मेंबर जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। दैट इज रशिया एंड चाइना। जो रशिया और चाइना है, ये 2 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। और 3 मेंबर्स ऐसे हैं जो एस्पिरेंट हैं टू बिकम अ परमानेंट मेंबर, दैट इज इंडिया। रशिया और चाइना परमानेंट मेंबर हो गए, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इनको भी परमानेंट मेंबर बनना है। लेकिन यहाँ पे जो चाइना का स्टांस है वो ये है कि जो परमानेंट मेंबरशिप है उसमें कोई भी एक्सपेंशन ना हो। जितने हैं अभी 5 मेंबर हैं उतने ही रहें, उसमें कोई एक्सपेंशन ना हो। ये तो एक सबसे बड़ा रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का। दूसरा रीजन है, कि रशिया और सोवियत ने
ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी मेंशन किया गया है कि रसिया और सोवियत ने इंडिया को चाइना के अगेंस्ट 1962 के बाद कभी सपोर्ट नहीं किया है। तो ये एक काफी बड़ी बात है। तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि इसमें एक पाकिस्तान का एंगल रखा गया है कि पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज होने के कारण, बॉर्डर इश्यूज होने के कारण इंडिया ने जो शार्क जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बॉयकॉट किया। लेकिन जब चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो फिर इंडिया ब्रिक्स को क्यों नहीं बॉयकॉट कर रहा है? इसके पीछे ये भी रीजन दिया जाता है क्योंकि ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी बात को वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज के सामने रख सकते हैं, इसलिए इंडिया इसको बॉयकॉट नहीं कर रहा है। ये न्यूज़पेपर के अंदर में ये एक पॉइंट मेंशन किया गया, आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तीसरा इसमें यह बताया गया है कि जो बची खुची कॉपरेशन थी वो भी, जो गैल्वन कॉन्फ्लिक्ट हुई जून लास्ट ईयर में, उसमें जो थोड़ी बहुत कॉपरेशन थी वो भी खत्म हो गई। जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था लास्ट ईयर इन जून, उस समय ये भी जो बची खुची कॉपरेशन थी वो भी खत्म हो गई। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि ब्रिक्स के अंदर बन रहे हैं। तो ये अब एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सही से फंक्शन नहीं कर रहा। दूसरा जो यहाँ पे बात है, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है वो है क्वाड की। तो अब ये क्वाड क्या है? क्वाड में बेसिकली 4 मेंबर्स हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। ये 4 मेंबर्स हैं जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं। अब क्वाड जो है एक इनफॉर्मल समिट है। तो इसको क्यों फॉर्म किया गया? इसको फॉर्म इसलिए किया गया ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे चाइना के डोमिनेंस को काउंटर किया जा सके। ये 4 कंट्रीज ने इसको इसीलिए फॉर्म किया, टू काउंटर चाइनाज डोमिनेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो यहां पे भी अब क्या हो रहा है कि यहां पे भी इंडिया का कोई इंटरेस्ट मीट नहीं कर रहा। जैसे कि ब्रिक्स में इंडिया अपनी बात को अभी रख नहीं पा रहा, वहां पे अलग ही इश्यूज चल रहे हैं, अलग ही इश्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं। सेम यहाँ पर क्वाड में भी हो रहा है कि क्वाड में भी यहाँ पे चाइना को काउंटर करने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के किसी भी इशू को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। एक और चीज क्वाड में बात की जा रही है कि यहाँ पे रशिया को, जो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसमें रशिया के अगेंस्ट जो सैंक्शन लगे हैं उसको सपोर्ट किया जा रहा है। जितने बाकी जो 3 कंट्रीज हैं, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, ये इसको सपोर्ट कर रही हैं रशिया के अगेंस्ट जो सैंक्शन लगना चाहिए, जो यूक्रेन के साथ वॉर हो रहा है उसमें। तो ये जो एक क्वाड एक प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली रशिया और चाइना को काउंटर कर रहा है। इसमें इंडिया का कोई भी इंटरेस्ट एंटरटेन नहीं हो रहा। तीसरा एक है G7। अभी एक रिसेंट मीटिंग हुई है जिसमें कि इंडिया को उसमें एज अ स्पेशल इनविटेशन दिया गया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी वहां पे गए, वहां पे मीटिंग हुई। एक्चुअली इंडिया को बॉयकॉट करने की भी बात की जा रही थी बिकॉज ऑफ रिलीजियस इश्यूज एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह। इंडिया को बॉयकॉट करने की भी बात हो रही थी, लेकिन नहीं, इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे गए, मीटिंग हुई। लेकिन यहाँ पर भी जो डिस्कशन चल रही है वो चल रही है यूक्रेन और रशिया को लेकर के, कैसे वेपन सप्लाई किया जाए, कैसे मनी सप्लाई किया जाए। लेकिन जो बाकी के मुद्दे हैं जैसे कि एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, इन सारे टॉपिक्स पे बात नहीं की जा रही है जो बेसिकली इंडिया का कंसर्न है। तो ये जितने भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, G7 हो गया, क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन सब में जो अभी तो खैर डिस्कशन जो चल रहा है वो यूक्रेन और रशिया को लेकर के चल रहा है, लेकिन ऐसे भी इंडिया का जो मेन मुद्दा होता है, इंडिया का जो मेन इश्यूज होते हैं, उसको एंटरटेन नहीं किया जाता है। तो अभी इस वक्त
इस चीज को देखते हुए मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के लिए थोड़ी इररिलेवेंट है। इसीलिए ये कहा जा रहा है, अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएई गए थे टू पे रेस्पेक्ट टू देयर लेट प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर इस वजह से क्या हुआ कि अभी एक जैसे कि नुपुर शर्मा का इशू उठा था, तो काफी सारे गल्फ कंट्रीज यूएई वगैरह हमारे अगेंस्ट हो गए थे। तो अभी भी हैं, लेकिन इस वजह से क्योंकि अभी हमारे मोदी जी वहां पे गए थे, बातें की, मीटिंग किया, तो इस वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा जो ये मुद्दा ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया। तो यही चीज इस आर्टिकल में बताया गया है यहाँ पे, इस जगह पे। इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमारे लिए बाइलैटरल जो अरेंजमेंट्स है, एग्रीमेंट्स हैं, वो हमारे लिए कितना यूजफुल हो रहे हैं, अभी कितना फ्रूटफुल हो रहे हैं। तो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है कि हमें इस वक्त मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, पैक्ट्स वगैरह से हट करके थोड़ा बाइलैटरल एग्रीमेंट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हमने देखा है कि काफ़ी हमारे बाइलैटरल एग्रीमेंट्स को भी अफेक्ट करते हैं हमारे नेबर्स के साथ, चाहे वो चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, इस तरह के कई कंट्रीज है जिसके साथ हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट्स था, जो कि इस मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स की वजह से अफेक्ट करता है। तो इसीलिए जो हमारा मेन फोकस है वो इस वक्त मल्टीलैटरल के जगह पे बायलैटरल एग्रीमेंट्स पे होना चाहिए। यही इस आर्टिकल का क्रक्स है। आप लोग इसको पढ़ें एक बार। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।